बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां जगमगा रही थी। बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था हवेली को। बाहर फूलों से भरा बागीचा, हर तरफ खूबसूरत से फूल। सुहाना मौसम एक दिलकश सा मनाजर पेश कर रहे थे। इतने में गाड़ी का शोर सुनाई दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान गाड़ी से उतरा। लंबी 5 फुट से ज़्यादा की हाइट, कसरती जिस्म, सफ़ेद रंग, काले कपड़ों में मबलूस लिबास, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इस खूबसूरत नुमा हवेली की तरफ कदम बढ़ा रहा था। चेहरा धुंधला सा, सही से नज़रों की ताब में नहीं आ रहा था कि पलोशा उठो पलोशा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अगर अब तुम नहीं उठी ना तो अच्छा नहीं होगा। पलोशा, आखिरी बार कह रही हूँ मैं, उठ रही हो या नहीं? प्रीशे तकरीबन 15 मिनट से पलोशा को जगा रही थी और वो ढीठ बनकर सोई हुई थी। और ये क्या, अचानक ही पलोशा पर हड़बड़ा कर उठी, जब बर्फ़ की तरह ठंडा पानी अपने ऊपर महसूस किया। और फिर क्या, पलोशा का मीलो ड्रामा शुरू। उफ परीशे आपू, ये क्या किया आपने? आपको पता है कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। इतनी प्यारी बड़ी सी हवेली, फूल बाग, हाय और मेरा हैंडसम शहजादा। परीशे आपू, आप भी ना थोड़ी देर और रुक जाती, मैंने अपने शहजादे को देखा भी नहीं, वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली। और परीशे सामने खड़ी अपनी मासूम पागल सी बहन की ड्रामेबाजियां देखकर उसे घूर रही थी। अच्छा चलो बस अब, वरना कॉलेज की देर हो जाएगी तुम्हें और मुझे यूनी की, और मेरा पहला दिन है यूनी का। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो जाऊं। अब जल्दी से उठो और तैयार होकर बाहर आ जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है सब मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर भी एक तो तुम और तुम्हारे ख्वाबों के शहजादों ने हमें तंग कर रखा है। अच्छा ना परीशे आपो, आ रही हूँ ना तैयार होकर। मेरे शहजादे को तो कुछ ना कहें, अब आप जाएं भी, खुद ही मुझे बातों में लगा रही हैं, फिर मुझे कहेंगे कि मैंने देर करवा दी। उफ़ो, ये लड़की भी ना। 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर आ जाओ जल्दी। जाते जाते परीशे टाइम का बताना नहीं भूली। एक तो परीशे आपू भी ना। पलूषा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना फिर से आपू ने आ जाना है। पलोशा खुद से ही बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग से कपड़े निकाल कर वाशरूम में घुस गई। अस्सलामुअलैकुम मामा बाबा जान, पलोशा और परीशे ने एक साथ कहे और फिर दोनों ही मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। इशरत बेगम, इतनी देर कर दी आज तुम दोनों ने? पता भी है कि आज परोशे का यूनी में पहला दिन है और तुमने कॉलेज भी जाना है, फिर भी इतनी देर तैयार होने में। और फिर क्या भाई, पलोशा मैडम का मीलो ड्रामा शुरू। मामा देखे ना परीशे आपू ने कितना लेट करवा दिया है। मैंने कहा भी कि जल्दी उठ जाएं, फिर भी ये मैडम तो पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। और परीशे का इत्मीनान काबिले दीद था। वो सुकून से बैठी नाश्ता कर रही थी। उसे अपनी छोटी नौटंकी बहन का पता था। और फिर यूसुफ दुरानी, इशरत बेगम इन दिनों की नोक झोंक देखकर मुस्कुरा दी। फिर वो नाश्ता से फारग होकर ड्राइवर के साथ चली गई और गार्ड तो बर वक्त उनके साथ ही होते थे। यूसुफ दुरानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दुनिया की नज़र में तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स थी। और उनके बस दो ही औलादें थी, परोशे और पलोशा। परोशे 20 साल की थी और पलोशा 18 की। दोनों बहनों ने ही कुदरती खूबसूरती से नवाजा गया था। पलोशा की बड़ी बड़ी ब्राउन गहरी आंखें, छोटी सी नाक, दूध की तरह सफ़ेद रंगत, सुर्ख छोटे लब, लंबे कमर से नीचे तक आते बाल। और जितनी दिखने में मासूम थी, कोई नहीं जानता था कि ये सीधी सादी मासूम सी दिखने वाली पलोशा कितनी शरारती है। और परीशे भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। ठीके नैनो नक्श, सफ़ेद दूधिया रंगत और लंबे बाल, लेकिन वो पलोशा की निस्बत थोड़ी डरपोक थी। हवेली से निकलता हुआ एक नफूस संजीदा अंदाज, ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहने, मखसूस से अंदाज में पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले कदम बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपनी पर्सनैलिटी से वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। सारे मुलाजिम निगाह नीचे किए खड़े हुए थे। वो गाड़ी के करीब पहुंचा तो अकरम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक वाहिद अकरम ही था जिससे वो बात करता था, और अकरम भी बिना झिझक उससे कोई भी बात पूछ सकता था। अकरम ज़ियान शाह का ख़ास सेक्रेटरी था, वरना किसी सेक्रेटरी या मुलाजिम में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ज़ियान शाह से उलझ सके। वो गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मीर शाह कब आएगा मेरा बेटा? अब तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है, उसे कहीं जल्दी आए, उसे तो कोई होश ही नहीं है। जवान औलाद है, कहीं बैरूनी मुल्क रहकर मेरे बच्चे की आदतें ख़राब ही ना हो जाएं। आयशा बेगम ने कहा। आप क्यों टेंशन लेती हैं जनाब, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यकीन रखें अपने बच्चों पर, मीर शाह ने आयशा बेगम को प्यार से समझाते हुए कहा। और मेरी शहजादी कहाँ है भाई? मीर शाह ने पूछा। पता तो है आपको इस अफलातून का, आज जल्दी ही रवाना हो गई यूनी के लिए। और फिर मीर शाह और इशरत बेगम नाश्ता की तरफ मुतवज्जा हो गए। मीर शाह ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी आसिया शाह, उनमें से एक औलाद थी जो कि ज़ियान शाह था। फिर किसी हादसे के तहत वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गईं। और मीर शाह की दूसरी बीवी यानी आयशा बेगम, वो मीर शाह की कज़न भी थी। उनमें से 2 औलादें थीं, अयान शाह, हया शाह।
سب سے بڑا زیان شاہ 25 سال، خوبصورت نوجوان، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی جسم، چوڑا سینہ، بڑی بڑی بھوری آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال جو کہ اسے اور پرکشش بناتے تھے، اور بہت سنجیدہ قسم کا انداز، نہ زیادہ کسی سے بات کرنا اور گھر بھی رات کو لیٹ آنا تاکہ زیادہ کسی سے بات نہ ہو۔ وجہ عائشہ بیگم تھی۔ زیان شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا کا بزنس سنبھالا تھا جو کہ اب ٹاپ پر تھا۔ آفس میں سب لڑکیاں زیان شاہ پر فدا تھی، وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اور زیان شاہ سے چھوٹا ایان شاہ جو کہ 23 سال کا تھا اور تھا تو وہ بھی بہت خوبصورت، 5 فٹ 4 انچ نکلتا ہوا قد، کثرتی جسم، سفید رنگت، گہری کالی آنکھیں، اور سب سے زیادہ پرکشش چیز جو اسے مزید خوبصورت بناتی تھی وہ تھے اس کے ڈمپلز جو کہ اس نے عائشہ بیگم سے چرائے تھے، اور وہ زیان کی نسبت تھوڑا چلبلا، باتونی اور شرارتی تھا۔ ایان شاہ اپنی پڑھائی کے لیے بیرونی ملک لندن گیا ہوا تھا۔ اب اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے عائشہ بیگم میر شاہ سے اصرار کر رہی تھی کہ ایان کو واپس پاکستان بلائیں۔ اور سب سے چھوٹی اور ان دونوں بھائیوں کی جان حیا بھی 20 سال کی تھی اور خوبصورتی میں تو اپنے بھائیوں سے بھی آگے تھی، اور حیا کے پاس ایک سائڈ ڈمپل نما ہوتا تھا، اور حیا بھی یونی میں پڑھتی تھی۔ حسب معمول روز کی نسبت پلوشا اپنی دوست حریم کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ حریم کو پریشان بھی۔ یار حریم تم کتنا کھاتی ہو، بس بھی کر دو، کھا کھا کر موٹی بھینس بن جاؤ گی، پلوشا نے حریم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ پلوشا نہ کرو یار، کھانے پر نہ ٹوکا کرو، حریم نے سموسہ کھاتے ہوئے کہا۔ یار حریم توبہ کرو، کتنا کھاؤ گی، 4 سموسے کھا چکی ہو تم۔ اچھا تم کھاؤ، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ پلوشا اپنے ہاتھ دھو رہی تھی کہ کسی کی آہٹ پا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی نقاب پوش نے پلوشا کے منہ پر رومال رکھا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، اتنے میں بے جان ہو کر نقاب پوش کے باہوں میں جھول گئی، اور نقاب پوش اسے باہوں میں بھرتا جیسے آیا تھا ویسے ہی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پلوشا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ تو کیسی لگی پہلی قسط لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔